एक्शन को बताने के लिए तैयार है अब वरुण दुबे। और वरुण दुबे ये बताने के ये एफआईज की खरीदारी, एफआईज की बिकवाली, एफआईज ने इतना बेच लिया, इतना ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सारे जो झंझट चल रहे हैं ना इस वक्त, उसको हम थोड़ा बताने की कोशिश करें आपको कि एफआईज ने अब तक कितना पैसा लगाया, कितना बेचा है, कितना बाकी बचा है, कितना बेच सकते हैं, कितना नहीं बेचेंगे। तो ये हम डेटा आपके लिए लाने की कोशिश करें। ये रोज के डेटा आप 4,000 5,000 करोड़ बेचा, ये क्या किया, उससे एक डायरेक्शन मिलता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि खाई कितनी गहरी है, कुआं कितना गहरा है, एग्जैक्टली कितना और गिर सकते हैं, कितना और बेच सकते हैं। तो वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगा ये अंदाजा है, एग्जैक्ट फिगर का बताना मुश्किल काम है, और क्यों है वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक बार पहले समझिए कि हमारी रिसर्च टीम ने क्या डिटेल्स निकाली है। वरुण बताइए। ओके अनिल जी, तो जैसे कि कल आपने कहा था कि एफआईआर ने अब तक कितना खरीदा या बेचा है नेट, वो आंकड़ा आपको चाहिए था। तो वो आंकड़ा अनिल जी 2 तरीके से निकाला है। एक तो 1997 से हमने अब तक डेटा खंगाला और ये देखा कि कितना एफआईआर ने एक्चुअली नेट इन्फ्लोज किए हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट दोनों मिला के। और दूसरा, इसके पहले जो बड़ा इवेंट हुआ था जहां पे एक तगड़ा सेल ऑफ या इस तरह का कोराम जो आज देखने मिला, उस तरह का देखने मिला था, वो था लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस। आपको याद होगा साल 2009 में जब भारी भरकम फॉल जो है देखने मिला था मार्केट्स में, और तब एफआईआर ने जम के बिकवाली की थी। उसके बाद जब एफआईआर ने खरीदारी शुरू की थी वो था अप्रैल 2009 का समय, जब एफआईआर ने पहले बार मंथली लेवल पे खरीदारी की थी। और तब से मार्च 2021 तक अगर आप देखेंगे, मार्च 2021 क्यों लिया, क्योंकि अप्रैल 2021 से अब तक अगर आप देखेंगे तो करीब 3,90,000 करोड़ के आसपास की कंटिन्यूस बिकवाली जो है एफआईआर कर चुके हैं। तो उस समय में यानी कि अप्रैल 2009 से मार्च 2021 के बीच में करीब 3,33,000 करोड़ के आसपास के जो इन्फ्लोज है या फिर जो खरीदारी है वो एफआईआर ने की थी। हालांकि इसको हम ऐसे देख सकते हैं क्योंकि 2009 में निफ्टी काफी नीचे था वो समय पे, तो उस समय जितना खरीदारी की उसके बाद वो मल्टीप्लाई हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि 3,63,000 आपने अगर खरीदा है और उसके सामने बेचा कितना है 3,92,000, तो नेट तो आपका नलिफाइड हो जाता है पूरा। लेकिन क्योंकि नीचे लेवल पे लिया था और ऊपरी स्तर पे बेचते, तो जाहिर सी बात है आपका मनी जो है वो भी मल्टीप्लाई हुआ है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते। हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूं कि एफआईआर की जो नेट होल्डिंग है अगर निफ्टी कंपनी में आप देखेंगे तो करीब 19.5% के आसपास की है, जो कि पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरते आई है। 21.5 से 19.5 आ गई। हाँ, 19.5 क्या, उसके पहले अनिल जी थोड़ी और भी थी, ज्यादा भी तो थी। हाँ, लगातार गिरते आई और अब 19.5% के आसपास आ गई है। यहाँ से कितना गिरेगा याद है पिछली बार फॉल जो हुआ था वरुण, जो 18-18% के आसपास आकर वो रुक गए थे, उससे नीचे उन्होंने इंडियन मार्केट में कभी कम नहीं किया। कोविड की बात कर रहे हैं? नहीं 2008 कोविड वाले के टाइम पे भी 2008 के 18-18.5% की रेंज में जब आ जाती है तो वहां से उसके बाद वो कम नहीं करते, कर नहीं पाते होंगे या करते नहीं, भगवान जाने, जो भी है लेकिन उतना है। तो अभी भी यहाँ 1-8% और घटने की गुंजाइश है। 1% घटने का मतलब 1,00,000-1,50,000 करोड़ के आसपास, 70 से 80 हजार करोड़। हाँ, उससे ज्यादा नहीं आएगा। 70 से 80 हजार करोड़ ये। और ये आप क्योंकि निफ्टी की कंपनी की बोल रहे हैं, निफ्टी के बाहर अगर आप निकाल के थोड़ा गिन लें, प्लस थोड़ा आईपीओ है जिसमें भी एफआई ने बहुत पैसे लगाए, हाँ, तो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आप राउंड फिगर मान के चल सकते हैं कि 1 लाख करोड़ की और बिकवाली हो सकती है अगर आए तो। कैसे ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में चोपड़ा साहब जो आंकड़े बता रहे हैं कि अगर 1 लाख करोड़ की और बिकवाली हो, अगर 12,000-13,000 करोड़ के आसपास की, 15,000 करोड़ के आसपास की हर महीने की म्यूचुअल फंड की इन्फ्लो है, तो 6-7 महीने तक अगर इन्फ्लो आते रहे इसी स्पीड से तो सामने सामने मुकाबला हो सकता है। अगर इन्फ्लो घट गए और एफआई इसी तरह से बेचते रहे तो मामला सीधे से, इन्फ्लो बने रहे, एफआई ने बेचना रोक दिया तो मामला फिर से बेहतर हो सकता है। और अगर दोनों ही चालू रहे तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत और घटना घट जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये है बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े जो एफआईज के हमारी टीम ने 1997 से लेकर अब तक के निकाले। कितने साल के हो गए? 25। हाँ, ऑलमोस्ट 25। तो वहां से अब तक देखा, प्राइमरी मार्केट का भी डेटा में जोड़ दूं, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ना, तो अभी भी 6.5 लाख करोड़ के आसपास के बाई फिगर है एफआईआर के, क्योंकि इसमें प्राइमरी मार्केट का बड़ा डेटा है। इसके लिए ये इस तक अगर उसको निकाल देंगे तो आप समझ लीजिए 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास का होगा, उससे ज्यादा ही होगा। ओके, क्या कहेंगे चोपड़ा साहब आप इस पूरी रिसर्च पे, एफआईज की बिकवाली पर? देखिए, बहुत नो डाउट भयावह नंबर है, और अगर यहाँ से भी अगर 1 लाख करोड़ का और एफआईआईज बेचते हैं तो निश्चित रूप से हम लोअर लेवल्स देखेंगे। जो मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है हम 15,000 भी तोड़ दें,
और अगर उनके डोमेस्टिक बॉन्ड यील्ड 3.5-4% वहां पे मिलता है तो वो यहाँ पे रहने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे बॉन्ड यील्ड्स अच्छे हैं और वापस ये पैसा फ्लो करता है। मगर इसके साथ साथ एक और बात है, आपने दो चीजें बोली, DII इनफ्लोज, यहां तक तो ठीक है, मगर एक जो मुझे डर लगता है, जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा होता है, जब बाजार काफी खराब हो जाते हैं तो रिडेम्पशन प्रेशर आ जाता है। तो अगर रिडेम्पशन प्रेशर आ गया और FIIs की बिकवाली चलती रही तो बहुत दिक्कत वाली बात है, और हो सकता है कि ये जो कंफ्यूजन वाला माहौल है या जो गिरावट वाला माहौल है थोड़े टाइम और खिंच जाए। मगर हाँ, अगर रिडेम्पशन प्रेशर नहीं आया और इनफ्लोज आते रहे और बढ़ते रहे, और मुझे लगता है धीरे धीरे FIIs भी कहीं ना कहीं ये सेलिंग रोकेंगे। एक और सिल्वर लाइनिंग में कहूंगा कि अगर वॉर में रुकावट आती है या कुछ समझौता होता है तो उसकी वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इमर्जिंग मार्केट्स में वो देख रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से उस तरह से प्रॉफिट्स नहीं आएंगे कंपनीज के। तो इन कंपनीज से जो भी प्रॉफिट है उसको समेट के इमीडिएटली बाहर निकले। मगर अगर क्रूड नीचे गिरता है और वॉर रुक जाता है तो मेरा ये अंदाजा है और अंदेशा है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होंगे। एक चीज मैं कल पढ़ रहा था अनिल जी अखबारों में कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है और जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो करीब करीब 15 से 20% कम हुई है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रही है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट अब कम आनी शुरू हो चुकी है। जो वेसल्स फंसे हुए थे उनमें कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है। जो चाइना से रिलेटेड इश्यूज थे वो थोड़े से ईज आउट हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती ये जो सेलिंग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये FIIs भी थकेंगे और दोबारा से मुझे लग रहा है कि अगर बाइंग नहीं हुई, अगर वो थम भी गए तो भी डोमेस्टिक फंड्स के पास इनफ्लो अच्छा रहेगा और रिडेम्पशन प्रेशर नहीं आया तो हम यहाँ से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया के डोमेस्टिक इश्यूज एज कम्पेयर टू द ग्लोबल पेयर्स बहुत कम है। हमारे यहाँ पे अभी फूड इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है, कल ही इन्फ्लेशन नंबर्स हमने देखे, तो फूड इन्फ्लेशन और कूल ऑफ हो जाएगा। अगर क्रूड थोड़ा सा गिर गया तो मैं और ज्यादा होपफुल हूँ देखिए दोबारा से यहाँ से जी अच्छी तेजी देखी। और बात करते करते एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि बजाज ऑटो वापस आ रहा है। बजाज ऑटो कंपनी खराब नहीं है, बहुत अच्छा कंपनी है, और ये मुझे लग रहा है नीजक रिएक्शन था जो कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब हो जाएगा या हो रहा है। तो बजाज ऑटो खरीदारी करने की राय, बजाज ऑटो गया, हीरो मोटो गया, अब TVS मोटर्स, TVS एक्चुअली बजाज ऑटो के बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद TVS ज्यादा भागा था और अभी तक गिरा हुआ भी नहीं है। तो TVS पे भी नजर रखिए, क्योंकि यही एकमात्र मजबूत शेयर बिल्कुल जो टू व्हीलर में सबसे ज्यादा था। तो देखते हैं अब टू व्हीलर शेयरों की, दूसरे शेयरों की बिकवाली का असर क्या वाकई में TVS पे भी पड़ेगा या